जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर पूछे गए जीके के सभी 38 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन 38 क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके किस लेवल का पूछा जाता है और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है। और इसके अलावा हम बात करें कि आपको क्या करना है, तो आपको इन 38 क्वेश्चन के आंसर भी लगाना है और बाद में हमें यह बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका जीके कितना स्ट्रांग है और आपको कितनी पढ़ाई करने की और जरूरत है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो यदि हमें लिक्विड की डेंसिटी मेजर करना है ना, तो इसके लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करेंगे, फटाफट से आंसर लगाइए। उसके लिए हम करेंगे हाइड्रोमीटर का यूज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन सभी डिवाइस को हम पता कर लेते हैं कि किसका यूज कहां करते हैं। नंबर ए पे लिखा है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का यूज हम करते हैं वायु का वेग पता करने के लिए, वायु का वेग मापने के लिए। और नंबर बी पे लिखा है बेब मीटर। तो इसका यूज कहां पर करते हैं, मृदा के आंतरिक गुणों का मापन करने के लिए कि मृदा किस प्रकार की है। ठीक है, और नंबर सी पे लिखा है यूडियोमीटर। इसका यूज कहां पर करते हैं, तो गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन पता करने के लिए, गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन पता करने के लिए यूडियोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर मैंने आपको बता दिया, इससे क्या करते हैं, तो द्रव्यों का घनत्व इससे मापा जाता है। चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। प्रीवियस ईयर इस सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 28 जनवरी 2019 को ये एग्जाम हुआ था, वहां से ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। फटाफट से बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है जो दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर, लखनऊ में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में। और इसकी स्थापना करी किसने थी, तो यूएन राव ने इसकी स्थापना करी थी 1996 में। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। फटाफट से आंसर लगाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है ये 2019 वाला पेपर है। ठीक है, और 2019 से पहले यूपी पुलिस का जो हेडक्वार्टर है ये प्रयागराज में था। लेकिन हुआ क्या, तो 7 जून 2019 की बात है, इस हेडक्वार्टर को प्रयागराज से ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां पर, लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ की जिस बिल्डिंग में यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर स्थित है उस बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो उस बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, ये फैक्ट भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो जो उत्तराखंड है ये वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और ये भारत का कौन सा राज्य बना, 27वां राज्य बना। इसकी राजधानी क्या है, उत्तराखंड की देहरादून। और वर्ष 2000 से 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 2007 में इसे क्या नाम दिया गया, उत्तराखंड नाम दिया गया। नेक्स्ट वन की बात करें, वर्षाना होली निम्नलिखित में से किसके साथ खेली जाती है। वर्षाना होली, फटाफट से आंसर लगाइए। क्या टमाटर के साथ खेली जाती है, पत्थर के साथ, दूध के साथ या डंडे के साथ। तो जो वर्षाना होली है ना, ये खेली जाती है डंडे के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें डिटेल की, तो वर्षाना की लठमार होली है। ठीक है, और ये डंडों के माध्यम से खेली जाती है। आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ की जो लठमार होली है ना, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को वर्षाना यानी कि कहां पर, मथुरा में होती है। बड़े ही हर्ष और उल्लास से ये होली मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। जो काम्पिल मेला है उत्तर प्रदेश का, ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये
जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित है और ये मेला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल नामक स्थान पर हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, काम्पिल जो है ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यहाँ पर प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक हैं? कथक नृत्य से संबंधित इन चार में से कौन व्यक्ति हैं? फटाफट से आंसर लगाइए और करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो चार नाम लिखे हैं चारों के चारों प्रसिद्ध नाम है, पूछे जाते हैं। सोनल मानसिंह का नाम लिखा है, इनका संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है भारतनाट्यम से, इनका संबंध भारतनाट्यम से हो जाएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। ठीक है, इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। और यदि हम बात करें पंडित बिरजू महाराज, तो मैंने बताया कि कथक डांस से इनका संबंध है। उदय शंकर की बात करें तो उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता के रूप में माना जाता है उदय शंकर को। नेक्स्ट वन की बात करें तो निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? यूपी पुलिस में जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, तो कौन सा वो स्टेप है इन चार स्टेप में से जो कि यूपी पुलिस की सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं है? फटाफट से बताइए। तो देखिए, शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट बिल्कुल होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, ये भी स्टेप है एक। आयु पात्रता एज एलिजिबिलिटी, ये तो होती है। ठीक है, भाषा परीक्षण यानी कि लैंग्वेज टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो लैंग्वेज टेस्ट है रिटर्न एग्जाम में जो सिलेबस है ना, उसमें तो ये ऐड होता है ना। हिंदी पूछे जाते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि इसका अलग से कोई टेस्ट होता है, पृथक से कोई परीक्षण होता है, तो नहीं होता है भैया। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। ठीक है, और यूपी जीके की बात करें तो 8 से 10 नंबर आपको यूपी जीके के देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशल सीरीज यूपी की जीके की हम शुरू कर रहे हैं, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब यूपी जीके जो है ये बूस्टर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किस देवता ने 10 घोड़ों की बलि दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो 10 अश्वमेध घाट है, ठीक है, आपको समझना होगा ये कहां पर स्थित है। ये वाराणसी में स्थित है। कहां पर? वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर यज्ञ करवाया था, 10 मेध यज्ञ। ठीक है, और इस यज्ञ में 10 घोड़ों की इन्होंने बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि ये जो घाट है ना, इस घाट में डुबकी यदि कोई लगाता है तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और ये घाट कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में, और गंगा नदी के तट पर ये घाट स्थित है। बताइए, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, ये है परमवीर चक्र। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में, और ये सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं। अब तक ये पुरस्कार दिया गया है 21 सैनिकों को। ठीक है, 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया है। और लास्ट टाइम ये अवार्ड किसको दिया गया था, ये पुरस्कार? तो 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था अंतिम बार। ठीक है, और भारतीय वीरता पुरस्कारों में रैंकिंग पूछी जाती है तो सर्वोच्च पुरस्कार मैंने बताया परमवीर चक्र है। और दूसरा कौन सा है? अशोक चक्र है। तीसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र, और चौथे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। तो ये क्रम, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, यूपी पुलिस में जीके जो है ये बहुत ही वेटेज रखेगा।
यदि आपके जीके में नंबर कट हो जाते हैं ना तो आप बहुत ही ज़्यादा पीछे आ जाएंगे। ठीक है, 38 नंबर का जीके पूछा जाना है और समय बहुत ही कम है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है। इसके लिए हमने स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को लॉन्च किया है। इस ई बुक के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो स्टैटिक जीके की इस ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। करंट अफेयर्स के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी करंट अफेयर्स की डिटेल ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको आप परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई, साइंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए और एक बार आप इनका रिवीजन कर लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये ई बुक जो हैं आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट से बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पुस्तक लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? फटाफट से बताइए। ये 5 जून को मनाया जाता है। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, 22 अप्रैल को भी एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 8 मई को बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और यदि हम बात करें 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, योग दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा? संगीत दिवस। कब मनाया जाता है? ये भी 21 जून को मनाया जाता है। हम योग करते हैं ना तो म्यूजिक यानी कि संगीत सुनते सुनते करते हैं ना, तो ऐसा याद रखो संगीत और योग का संबंध है, इसलिए दोनों दिवस एक ही दिन 21 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और आविष्कार कब किया था? तो 1907 में आविष्कार किया था। और जेट इंजन की बात करें तो ये इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पूछा जाता है जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और देखिए नंबर ए पे लिखा है रोजर बेकन। तो रोजर बेकन की बात करें तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। और जेम्स वॉट की यदि हम बात करें तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। लुइस एडिसन वाटरमैन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने फाउंटेन पेन बनाया था। ये पूछा जाता है फाउंटेन जो पेन है ना, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी नहीं है? कौन सी सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी नहीं है? ट्विटर तो है, फेसबुक ये भी है, वीवो ये भी है, कोयरा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी आप क्वेश्चन गूगल से पूछते हैं तो वो सजेशन में कोयरा देता है। तो कोयरा एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और इस पर हम अपना अकाउंट बना के हम भी यहाँ पर एज अ एडुकेटर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देना है और वहां पर कुछ पैसे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा वन स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आ जाता है। और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य आ जाता है? तो छत्तीसगढ़ जो है ये तीसरे स्थान पर है वन क्षेत्रफल के मामले में। बताइए फिनलैंड की शासकीय मुद्रा करेंसी पूछी गई है। फिनलैंड की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है यूरो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ करेंसियों को हम देख लेते हैं। डॉलर किस किस देश की करेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है, कनाडा की, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान। रियाल की बात करें तो ये कतर की है, यमन की है, सऊदी अरब की है, ओमान की है और ईरान की है। पौंड की बात करें तो सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन और आयरलैंड। ठीक है, पौंड इन देशों की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो कौन सी रेखा
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा सीमा बनाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, रेड क्लिफ, ऐसा हम याद रख सकते हैं कि रेड अलर्ट जारी होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यदि हम बात करें मैकमोहन रेखा की, ये भी पूछा जाता है, तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा जो है ये भी पूछा जाता है, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। डूरंड रेखा की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, एक और पूछा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा जो है इसकी बात करें तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? यानी कि राजधानी से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालदीव की राजधानी की बात करें तो मालदीव की राजधानी है। यदि हम मंगोलिया की बात करें तो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। मलेशिया की बात करें तो कुआला लंपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? कौन सा अमेरिका का एक राज्य नहीं है? चार में से, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क मलेशिया अमेरिका का राज्य है। ठीक है, मिनेसोटा ये भी अमेरिका का राज्य है। सुइसियाना ये भी अमेरिका का एक राज्य है। लेकिन अटलांटा जो है ये अमेरिका का राज्य नहीं है। अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जियो। ठीक है, तो जॉर्जियो राज्य की राजधानी है अटलांटा। ठीक है, लेकिन ये राज्य नहीं है और यही हमें बताना था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, इसके अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं? महल भाषा बोलते हैं। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो कि तीसरे छत्रपति बने थे। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम है राजाराम और ये कौन से नंबर के छत्रपति बने थे? तीसरे नंबर के। तो शिवाजी महाराज के बारे में डिटेल की बात करें, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1916 को। ठीक है, और बात करें कि जन्म किस दुर्ग में हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम था साहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई भोसले और इनके 2 बेटे थे। 6 बेटियां थीं। जो बड़ा बेटा था उसका नाम था संभाजी महाराज जो कि दूसरा छत्रपति तथा वास्तविक उत्तराधिकारी बना था, और सबसे छोटा बेटा जो था राजाराम नाम था और ये तीसरे नंबर का छत्रपति बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लोक नृत्य यानी कि फोक डांस उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो फटाफट से आंसर लगाइए। जो घुमरा फोक डांस है ना, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पुलिकली की बात करें तो पुलिकली किस राज्य का फोक डांस है? केरला का। ठीक है, और ये किस त्योहार पर मनाया जाता है? तो केरला में ओणम त्योहार होता है। ये ओणम त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। राउत नाच की बात करें तो ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। ठीक है, और ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और किस त्योहार पर? तो दिवाली के त्योहार पर ये मनाया जाता है। डोलू कुनीता की बात करें, ये कहाँ का फोक डांस है? तो ये कर्नाटक का फोक डांस है। ठीक है, कहाँ का? कर्नाटक का फोक डांस है। नेक्स्ट वन की बात करें, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, 2018 के पहले यदि हम बात करें, राष्ट्रपति का वेतन हुआ करता था 1.5 लाख। ठीक है, लेकिन बजट के बाद राष्ट्रपति का वेतन जो है 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति का पहले वेतन था 1 लाख
10,000, ठीक है। लेकिन 1,10,000 से वेतन बढ़ाकर इनका कितना कर दिया उपराष्ट्रपति का? 4 लाख। तो याद रखना, वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख का वेतन मिलता है और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। बताइए भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत नारियल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यदि हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो फिलीपींस देश जो है ये नारियल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और अपना देश भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से कितनी महिलाएं शामिल थीं? महिलाओं की संख्या आपको बताना है। 284 टोटल सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इन 284 सदस्यों में से कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से हम फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो देखिए 24 जनवरी की बात है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस बैठक में क्या होता है? तो इस बैठक के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है। और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था। इन 284 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी, ठीक है। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। और अपने देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना या फिर योजना रामप्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने बनाई थी। तो ये काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो योजना है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने मिलकर बनाई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये घटना क्या है डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो ऐतिहासिक घटना है ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर। और किस ट्रेन में? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में घटना हुई थी। और इस लूट की योजना बनाई किसने थी? पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। और इसके चलते पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी और अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट वन की बात करें, वांगरू खालिस्तान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। फटाफट से बताइए ये वांगरू क्या है? तो वांगरू जो है ये राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। कहां पर? राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित है और ये छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा नवंबर 2018 में निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीसीआर कितने प्रतिशत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? फटाफट से आंसर लगाइए। तो हवा महल जो है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हवा महल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था और इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं। लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार हैं। और हवा महल जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है और इस महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है, जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। और ये महासचिव बनने से पहले किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। बात हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें नंबर के महासचिव हैं। और हम बात करें महासचिव बनने से पहले ये कहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। और बतौर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री मतलब इनका कार्यकाल क्या रहा पुर्तगाल में प्रधानमंत्री के पद पर? तो इनका कार्यकाल रहा 1995 से लगाकर, कब से? 1995 से लगाकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। बताइए, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? एक T20 मैच था। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में जो पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया ये भारत और किसके बीच में खेला गया? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग लेवल देखिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इकाना क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और इसकी क्षमता कितनी है? इसमें 50,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इसका उद्घाटन वर्ष 2017 में हुआ था और इसके बाद यहां पर खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया, ठीक है। और ये खेला गया एक T20 मैच था। और नवंबर 2018 में इस स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, किसी फैक्ट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए, 19वें एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? 2019 में इसको ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा गया था कि 19वें एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। लेकिन अब तो ये हो चुका है ना, तो मैंने पूछ लिया कि किस देश ने इसकी मेजबानी करी थी? चाइना ने इसकी मेजबानी करी थी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन एक पूछा गया था, लेकिन हम सभी फैक्टों को डिस्कस करेंगे। देखिए, 19वें एशियाई खेल हैं, इनका आयोजन तो होना था 2022 में और चाइना के हांगजू शहर में आयोजन होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2022 में नहीं हुआ, 2023 में आयोजन हुआ। कौन सा संस्करण है? तो 19वां संस्करण है और इसका मोटो सदैव आगे यानी कि ईवर ऑनवर्ड इसका मोटो है। पदक तालिका की बात कर लेते हैं तो मेडल टैली में चाइना ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, 383 पदक जीते हैं चाइना ने। और चाइना पदक तालिका में पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान है जापान का, तीसरा स्थान है साउथ कोरिया का और चौथा स्थान है अपने देश भारत का। अपने देश भारत की बात करें तो अपन ने टोटल 107 पदक जीते हैं, 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया गया है। ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, ठीक है। और बदले गए नाम के साथ में अब पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? 25 लाख रुपए दी जाएगी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। कब? 1992 में दिया गया था। बताइए, मिर्बेन का तेल किसे कहा जाता है? तो मिर्बेन का तेल कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन या फिर जो मिर्बेन का तेल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5NO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका यूज कहां पर करते हैं? तो परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। बताइए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है? इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है, ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और इसकी इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शुगर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट वन की बात करें, कौन सा तत्व एक अधातु है? निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रोमीन।
नेक्स्ट वन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? इन चार में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्सेनिक। ठीक है, ऑर्सेनिक की बात करें तो इसका सिंबल होता है AS। क्या होता है? AS इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 33। और इसकी खोज किसने करी थी ऑर्सेनिक की? तो ऑर्सेनिक की खोज करी थी अल्बर्ट मैग्नसन ने। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्बर्ट मैग्नस ने। किसने? मैग्नस ने ऑर्सेनिक की खोज करी थी। आयोडीन की बात कर लेते हैं। आयोडीन का सिंबल होता है I और परमाणु संख्या होती है 33। बेरियम की बात करें तो सिंबल होता है Ba और परमाणु संख्या होती है 56। नियोन की बात करें तो Ne इसका सिंबल होता है और परमाणु संख्या होती है 10। तो परमाणु संख्या सभी तत्वों की आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, 33वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने बदला है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2018 वाला, तो मैंने बदल दिया है। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया के विनियस में इसका आयोजन किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाटो से और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 तो लिथुआनिया में हुआ है, इससे पहले 2022 का स्पेन में हुआ था। 24 वाला कहां पर होगा? अमेरिका में होगा 24 वाला। ठीक है, नाटो की बात करें तो दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और वर्तमान में नाटो में 31 सदस्य देश हैं। और अभी इसी साल 2023 में नाटो का जो 31वां सदस्य देश है ये फिनलैंड बना है। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब आप हमें बताइए कि आपने 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। यदि आपने 30 से लगाकर 32 सही आंसर दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका लेवल ठीक ठाक है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना, लेकिन पढ़ाई तो करना है। ठीक है, लेकिन यदि आपने 30 से कम स्कोर किया है तो भैया स्थिति गड़बड़ है। आपको पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। ठीक है, और हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए, साइंस की ई बुक को परचेस कर लीजिए। गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इन्हीं ई बुक से पूछे जाएंगे। ठीक है, और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए इन ई बुक को अभी के अभी परचेस कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। एक क्वेश्चन है इसी वीडियो से आपको छोड़कर जा रहा हूं, आप इसका आंसर लगाइए। वर्षाना होली किसके साथ खेली जाती है? कहां पर ये वर्षाना की होली खेली जाती है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें आपके भाई बहनों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। यकीनन आपकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और भी वीडियो देखने के लिए, यूपी पुलिस से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए, चाहे हिंदी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे अन्य जीके हो, हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके बहादुर सर को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।